पेपर कैसा गया था मैथ्स का? टाइम दे पाए थे कि नहीं दे पाए? कितना टाइम दिया? बोलो। पेपर अच्छा था। लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से बना भी था। और अगर देखोगे तो बहुत सारे जेई के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आए भी थे। लेकिन आप लोगों को डिपेंड इस बात पे करता है कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री कितने टाइम में निपटाया और मैथ्स को कितना टाइम दिया। इस हिसाब से फिर आपका कितना अटेम्प्ट आप मैथ्स में कर पाए, फिर आपको वो स्कोर डिसाइड करेगा। और मैंने आपको कहा था कि कोशिश करा करो फिजिक्स केमिस्ट्री 1 घंटा 40 मिनट या 1 घंटे 30 मिनट में निपट जाता, ताकि आखिरी का 1 घंटा 1 सवा घंटा कम से कम मैथ्स को देना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन डोमेन पे आया था, हुआ था या डाउट है? बोलो। इसका आंसर मैच किया था बाद में? करो कोशिश जल्दी से फिर। सर लेकिन पहला जो क्वेश्चन था वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन का था ना? ये नहीं था पेपर आपको क्या? नो सर। ये तो नहीं था सर। ओके, मैंने पुराना पेपर ले लिया क्या? चलो सॉरी, रुको रुको फिर। एक सेकेंड ना, वापस से ओपन करता हूँ फिर पेपर आपका। थैंक यू बताने के लिए, पता चला अपन गलत पेपर ले लेते हैं। पिछले साल का पेपर ले लिया शायद मैंने। एक मिनट वापस से ओपन करता हूँ। सात दिसंबर ना? ठीक है। पेपर कैसा था? टफ था आपका, इजी था? कैसा लगा आपको पेपर? ये तो पेपर देखा नहीं था मैंने, कौन सा था आपका? कैसा था? सर एवरेज था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए थे मैथ्स में आप लोग? सर 7 से 8 तो हो गए थे। अच्छा ठीक है, एक मिनट वापस शेयर करता हूँ। और ईमानदारी से दे रहे हो ना? चीटिंग वीटिंग तो नहीं करते घर पे? ईमानदारी से ही देना, तो ही फायदा है।
ठीक है, देखो ये वाला था, हेलो, यही था ना? यस सर। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, हुआ था ये। dx by dy इक्वल टू साइन y इंटू 1 + y cot y अपॉन में x log ऑफ x स्क्वायर इंटू ई। तो log ऑफ x स्क्वायर इंटू ई है, चाहो तो log को अलग भी कर सकते हो, तो 1 + 2 log x आ जाएगा। चेक करो कौन सी वेराइटी है, दिख रहा है यहाँ पे तो डायरेक्ट ही, कौन सी वेराइटी है? लीनियर, होमोजीनियस, वेरिएबल सेपरेबल, कौन सी वेराइटी में जाएगा? सर वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल सामने दिख रहा है, देखो आपके सामने ही था। वेरिएबल पूरा सेपरेट हो रहे कि नहीं हो रहे, है ना? यस सर। वेरिएबल सेपरेबल है, तो वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करना है, जल्दी से कर लो। वेरिएबल सेपरेट करके देखो इंटीग्रेशन कितना आ रहा है। देखते हैं इस पेपर में अपन कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे हमसे, जो हमको करके आने चाहिए थे। एक एक करके एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले इसको ट्राई कर लो जल्दी से एक बार। तब तक मैं एक आधा क्वेश्चन और ऐड करता हूँ पुराना अगला। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे वेरिएबल को अगर मैं सेपरेट करूं तो क्या होगा? dx के साथ x वाले टर्म, dy के साथ y वाले टर्म। तो dx के साथ क्या आ जाएगा? x log ऑफ x स्क्वायर इंटू ई dx, और dy के साथ क्या आ जाएगा? साइन y इंटू 1 + y कॉट y dy। तो पहला स्टेप तो यही था भाई, वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है, पहला ही सबसे फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट था। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे तो दिखना चाहिए, बताओ ये वाला इंटीग्रेशन किससे होगा एलएचएस में? आईलेट। हाँ, आइलेट भी उसके पहले सब्स्टिट्यूशन कर दो ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर को टी मान ले, है ना? एक्स स्क्वायर को क्या मान सकते हो? टी। एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो ये एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा, तो 1/2 log ऑफ टी इंटू ई डी टी, ये आ जाएगा। अब आप यहाँ पे लॉग का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आपको पता ही है। एक वन फंक्शन मान लेना, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड सो ऑन। क्लियर है? अब हो जाएगा यहाँ पे तो ई कांस्टेंट है, अंडरस्टूड? देखो ये वाला पार्ट तो करना चाहिए था आपको। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ था। सेकंड पार्ट में साइन y इंटू 1 + y कॉट y। तो बता सबसे पहले क्या करूं? सर कॉट सबसे वाई पहले को अपॉन साइन वाई लिख सकते हैं। हाँ वो भी लिख सकते हो, साइन y को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, सिंपल। यस सबसे सर। पहले तो साइन y को मल्टीप्लाई कर दो, ताकि यहाँ पे साइन y बनेगा, और यहाँ पे देखो कॉट का क्या बनेगा? कॉस बाय साइन, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? y इंटू कॉट कॉस एक्स कॉस वाई, सॉरी। अब देखो आपके सामने था, जो बच्चे करके नहीं आए और आप देखो क्यों करके नहीं आ पाए। अब इसमें क्या सिखाया नहीं था? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, साइन y का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे वापस से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इंटीग्रेट होगा। तो ये डुएबल क्वेश्चन था, इजी कैटेगरी में ही जाएगा। दिखने में भले अजीब था, आधे लोग तो क्वेश्चन देख के छोड़ के आ गए होंगे। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए कंडीशन गिवन है, x = 1 पे y 0 है, तो वहां से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, फिर आपको पता चल जाएगा फंक्शन क्या बन रहा है। क्लियर है? यस सर। बाय पार्ट्स अप्लाई करना। तो ये आपका डुएबल क्वेश्चन था। अगर आप करके नहीं आए हो तो आपको सोचना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन आपने क्यों छोड़ा, बल्कि पहला ही क्वेश्चन था। चलो अगला, एक फोर्थ में आया था आपका स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक्स के इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? इन अ डेटा ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन समेशन xi स्क्वायर आपको दिया हुआ है, समेशन xi भी दे दिया इन्होंने 1 से लेके 15। इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 20 was found to be wrong and replaced with its correct value 40, the correct variance क्या होगा? ये मोस्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार हमने स्टैटिस्टिक्स में आपको मैंने कराया था रिवीजन के टाइम पे, और मैंने कहा भी था ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है।
कि भाई एक गलत डेटा दे दिया तो उसको गलत डेटा को सही डेटा से रिप्लेस किया तो नया वेरिएंस क्या होगा। अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना तो सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से भी जाओगे तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले तो वेरिएंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन xi² बाई n माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये वेरिएंस का आपका फॉर्मूला है। तो बोला करेक्ट वेरिएंस क्या होगा, तो देखो 15 ऑब्जर्वेशन में से 14 ऑब्जर्वेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जो 14 ऑब्जर्वेशन है उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। तो आपको 15 के 15 ऑब्जर्वेशन का सम, उसमें से जो एक लास्ट वाली ऑब्जर्वेशन क्या ले लिया आपने, 20, है ना। लेकिन इसकी जगह लेना क्या चाहिए था, 40, हाँ है ना। लेना क्या था, 40 लेना Yes, चाहिए sir. था, हाँ है ना। Yes. आपने पहले क्या लिया भाई, समेशन xi² आपको दिया हुआ 1 से 15, उन्होंने बोला आपने ना 20 ले ली, लेना चाहिए था 40, तो 20 ले ली, 40 लेना चाहिए, तो जो गलत है उसको हटाना पड़ेगा। गलत को हटा दोगे और जो सही है उसको ऐड कर दोगे, हाँ है ना। Yes, sir. ठीक है, हो गया। तो फर्स्ट पार्ट का देखो, समेशन xi² तो आपको दिया ही हुआ है, प्लस x बार, सॉरी माइनस x बार का होल स्क्वायर। x बार मतलब मीन। मीन कैसे निकालते हैं, सबका सम। अब इसमें से जो गलत वाली ऑब्जर्वेशन है उसको माइनस कर दोगे और सही वाली ऑब्जर्वेशन को क्या कर दोगे, प्लस, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। बस वैल्यू पुटअप करनी थी, कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ था। समेशन एक्स स्क्वायर 1 से लेके 15 टर्म का स्क्वायर हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, 3600 माइनस 400 प्लस 1600 डिवाइडेड बाय 15 माइनस इसका होल स्क्वायर, एक्स बार का होल स्क्वायर। तो एक्स बार कितना आ जाएगा, समेशन एक्स आई 175 माइनस 20 प्लस 40 बाय 15 का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड। Yes, sir. ठीक है, तो देखो ये सेकंड क्वेश्चन, ये भी डुएबल था, अगर थोड़ा बहुत तो पता होता ही है एटलीस्ट एनसीईआरटी का। तो ये फॉर्मूला तो वेरिएंस का कितनी बार यूज किया है, अभी थोड़े दिन पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था, उसमें भी बताया था सेम फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन भी आपको करके आना चाहिए था। तो ये सेकंड डुएबल क्वेश्चन था आपके इस पेपर का। और इसके जस्ट बाद 55 भी ऐसा क्वेश्चन आया था जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, याद आया क्या था अगला क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। यस ये सर। तो तीसरा Yes, डुएबल sir. क्वेश्चन मैंने बहुत बार कहा है कि मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आता ही है, बार बार पूछ ही रहे हैं जेई में भी और यहाँ पेपर में फिर से पूछ लिया। A1 पता है, A2 पता है, B1 पता है, B2 पता है। ये इसका आंसर मैच किया था कि कैलकुलेशन एरर कर दिया। ठीक था सर. मेरा आ गया था. ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको करके आना चाहिए था एटलीस्ट। ये क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए था, ठीक है। जिसने भी अगर गलत किया तो फिर वापस से प्रैक्टिस करो, देखो कहाँ गलती हुई है। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। देखिए ये वैरायटी थी, तो इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ। इसके अलावा फिर एक, इसके बाद एक आया था एरिया अंडर कर्व का इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन, उसको एक बार देख लेते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ था। एक बार पढ़ लो सब, डायग्राम स्केच करने की कोशिश। ये हुआ था, ये नहीं हुआ था। चलो अभी स्केच कर लो डायग्राम, एक बार रफ स्केच बनाओ। इनइक्वालिटी आपको पता है मैंने कैसे सिखाया था, ट्राई करो एक बार अपनी तरफ से। ये दोनों कर्व को ड्रॉ करो, y ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। रूट को हटाना तो स्क्वायरिंग करके लॉजिक लगा लो क्या आएगा। स्क्वायरिंग करके सोच के देखो फिर क्या कर्व बनेगा, फिर कौन कौन सी वैल्यू रखोगे। और दूसरा तो स्ट्रेट लाइन है, वो तो ड्रॉ होनी चाहिए, तो दोनों डुएबल थे। एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरा आई थिंक पैराबोला है। लेकिन बस आपको ये देखना कि कौन सी ब्रांच कितनी लेना है आपको। करो ड्रॉ, एक लाइन और एक पैराबोला। लाइन और पैराबोला ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं।
चलो देखो, थोड़ा सा मीडियम लेवल का था, मीडियम हार्ड लेवल में। y ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ x+3। तो कैसे सोचेंगे इसके बारे में? अंडर रूट के अंदर पहली बात तो मॉड है, वो तो होना ही चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मॉड से ये है कि भाई आप पहला अगर मॉड नहीं होता तो आप बोलते हैं x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, पर ये तो आप ऑलवेज पॉजिटिव है, आप x को कुछ भी रखो, हाँ है ना, x को आप कुछ भी रखो, ये क्वांटिटी रूट के अंदर जो है तो हमेशा ही पॉजिटिव, मतलब x को आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख सकते हैं, मतलब नंबर आपकी रियल नंबर लाइन हो जाएगी, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज, क्योंकि यहाँ पे पूरे पे मॉड ऑलरेडी लग चुका है। ओके y ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, y की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। अच्छा, आरएचएस में जो चीज है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी क्योंकि अंडर रूट वाली टर्म है, तो आरएचएस में अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो y को भी हमेशा पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, पहली बात, नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। अच्छा, इसका कर कैसे सोचेंगे, तो अगर स्क्वायरिंग करूं, कर अगर मान लो फिलहाल मैं इतना सोचू y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड x+3, फिर इनइक्वालिटी के बारे में सोचते हैं, पहले इसके बारे में सोचे, अगर y इक्वल टू सॉरी अंडर रूट ऑफ मॉड x+3, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मॉड ऑफ x+3, है ना। अच्छा, अब ये क्या चीज है, ये एक पैराबोला ही है वैसे तो। अब चाहो तो इस मॉड ऑफ x+3 को आप दो तरह से डिफाइन करो, अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ओपन होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ओपन होगा, है ना। अगर x आपका ग्रेटर देन -3 है तो ये क्या बनेगा, x+3, है ना। और x आपका अगर लेस देन -3 है तो ये मॉड नेगेटिव ओपन होगा। ठीक है, -3 कहां पे आता है, यहाँ पे आता है। तो ये एक y² इक्वल टू 4x वाला पैराबोला है, हाँ है ना, बोलो, जिसकी वर्टेक्स कहां पे, -3, 0 पे, इतना पता चलता है आपको, वर्टेक्स -3, 0 है, हाँ है ना, बोलो। Yes, sir. तो x ग्रेटर देन -3 पे आपका पैराबोला ये वाला है, ठीक है। और लेस देन -3 में क्या बोला है, y² इक्वल टू माइनस ऑफ x+3, y² इक्वल टू -4x उल्टा वाला होता है, इधर जाएगा, है ना। बस, लेकिन आपको y कौन सा लेना है, पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव वाला पार्ट नहीं ले सकते, तो नीचे वाला पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपका सिर्फ अपर पार्ट आएगा, तो ये ग्राफ आएगा, अंडरस्टूड। ये बनाया था आप लोगों ने, नीचे वाला पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि y नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ओरिजिनल जो फंक्शन है, स्क्वायरिंग करने के बाद तो चलो ठीक है, लेकिन ओरिजिनल जो फंक्शन है उसमें y शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। तो अपन ये वाला पार्ट ले लेंगे, तो ये आपका ये वाला ग्राफ हो गया। अच्छा, अब इसमें इसके अंदर वाला रीजन होगा कि बाहर वाला रीजन होगा, तो आप कोई भी पॉइंट रख के देख लो, जैसे ओरिजिन रख के देखा, ओरिजिन अगर यहाँ पे रख के देखोगे सेटिस्फाई करके, तो देखते हैं इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, मतलब ओरिजिन के बाहर वाला रीजन होगा, तो इस पैराबोला के उधर वाला रीजन, समझ में आ गया, क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ओरिजिन वाला पार्ट नहीं होगा। सेकेंड क्या थी आपकी, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इसमें भी दो इनइक्वालिटी, एक 5y लेस देन इक्वल टू x+9, पहले इसके बारे में सोचते हैं, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे इसके पहले पॉइंट्स पता कर लो दो, x को 0 रखने पे y कितना आ रहा है, 9/5, है ना, और y को 0 रखने पे x कितना आ रहा है, एक सेकेंड चलिए मिलाते हैं, y को 0 रखने पे x कितना आ रहा है, -9,
तो 2 पॉइंट हो गए, -9,0 और 0,9/5। अच्छा, ये वाला कर्व y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा? जहां पे x 0 होगा। तो यहाँ पे क्या, ये पॉइंट कौन सा आएगा? इसमें x को 0 रखोगे तो कितना आएगा? ये √3, और √3 मतलब 1.7 समथिंग, और 9/5 कहीं ना कहीं ऊपर आएगा। तो ये 2 पॉइंट मिलकर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो लाइन आ जाएगी। अंडरस्टूड? बोलो, थोड़ा सा और प्रॉपर इसको ड्रॉ कर लेना। 9/5 जहां पे भी आएगा 9/5 कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना, कहीं ना कहीं इसके पास ही 1.8 आएगा। हाँ, तो इसके ज्यादा पास ही आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इस कर्व को ऐसा थोड़ा सा एक प्रॉपरली पैरेलल तो नहीं होंगे, बस कर्व को ढंग से ड्रॉ कर लेना, कहीं ना कहीं दोनों इंटरसेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये लाइन ड्रॉ हो गई। तो तीसरी चीज क्या बोली थी? इधर वाला पार्ट x + 9 < 15। तो यहां से क्या आएगा? x < 15 - 9 कितना होगा? 6। x की वैल्यू 6 से कम होनी चाहिए। अब 6 कहां पे आएगा ये पता करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पता कर लो कि इस लाइन का और इस सेकंड वाले पार्ट ऑफ द कर्व का। सेकंड पार्ट कौन सा कर्व है? ये वाला, y² = x + 3, है ना। ये वाला पार्ट कौन सा कर्व का? y² = x + 3, ये, और y = √(x + 3) वाला पार्ट, और y = दिस लाइन, ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट पता कर लेते हैं। अब इस पॉइंट के पता करने के बाद हमको ये आइडिया लग जाएगा 6 कहां पे आएगा। 6 इसके पहले आएगा, इसके बाद आएगा, यहाँ पे आएगा तो फिर वो वाला रीजन आएगा। अंडरस्टूड? आई थिंक इस कर्व के बाहर लाइन के अंदर कुछ ना कुछ ये वाला शेडेड रीजन वो पूछ रहे होंगे। बस x = 6 के बारे में पता कर लेना। ये समझ में आ रहा है आपको कैसे ड्रॉ किया है? तो इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपका x की वैल्यू 4 आएगी। दोनों कर्व को सॉल्व करने पे ये 4 पॉइंट आ रहा, 4। तो 4 तो मतलब इधर ही है, तो 6 तो आगे, तो मतलब ये वाला रीजन आ जाएगा आपका शेडेड रीजन। अब इस शेडेड रीजन को निकालने के लिए या तो आप वर्टिकल स्ट्रिप ले लेना, वर्टिकल स्ट्रिप ही ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में दो दो रेड कर्व आ जाएंगे। तो आप क्या लगेगा? वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप में बस ध्यान ये रखना है, मान लो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको पता करना पड़ेगा। ये लाइन का सेकंड वाले कर्व, नेगेटिव वाले कर्व के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस लाइन का नेगेटिव वाले कर्व के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अंडरस्टूड? तो ये दोनों को सॉल्व करके पता करोगे तो ये भी पता करना कितना आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है? रुको, ये जो पॉइंट आएगा ये 7 आएगा आई थिंक। रुको, 4 और 7 आएगा आई थिंक, चेक कर लेना कैलकुलेशन। तो फिर 6 आपका यहाँ पे नहीं आएगा। और ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा -4। दोनों कर्व को सॉल्व करना है, लाइन को और इस कर्व को सॉल्व करना है, इधर लाइन को इस कर्व को सॉल्व करना है। तो अब आपका देखो इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा? -4 से -3 तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व में लाइन, लोअर कर्व में ये नेगेटिव वाला पार्ट, y = -(x + 3) माइनस ये अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। फिर -3 से कहां तक जाओगे? -3 से कहां तक जाओगे? 6 तक। अपर कर्व वापिस वो लाइन, और लोअर पार्ट में ये वाला कर्व, पॉजिटिव पार्ट। क्या सबको समझ में आ रहा है? y निकालना तो y आपका क्या आ जाएगा? √3 - 3 - x, इधर वाला कर्व, और इधर वाला कर्व क्या आ जाएगा? y = √3 + x। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करोगे, एक -4 से -3, दूसरा यहां से यहां तक। क्लियर? बोलो। Yes, sir. ठीक है, ओके। थोड़ा सा और ट्राई करना, हो जाएगा समझ में। बेसिकली स्क्वायरिंग करके पता चल गया था पैराबोला है, लेकिन पूरे पे मॉड लगा था, तो इस मॉड को डिफाइन किया -3 पे। तो -3 के उधर राइटवर्ड पैराबोला, -3 की इधर लेफ्टवर्ड पैराबोला। तो दूसरा आपका स्ट्रेट लाइन था, और तीसरी भी स्ट्रेट लाइन, x < 6। इन सबका इंटरसेक्शन ही आया। बस ध्यान रखना, यहाँ पे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व पे यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले अपर कर्व लोअर कर्व अलग है, इसके बाद अपर कर्व लोअर। तो -3 पे आप लिमिट को ब्रेक करोगे और इन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे। एरिया अंडर कर्व अप्लाई करना। ठीक है, यहां तक समझ में आया? Yes, sir.
अच्छा, मैंने एक दो बार आपको पहले बताया था, इक्वेशन किसी भी कोनिक में इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, किसी भी कॉर्ड का अगर मिड पॉइंट पता हो, मान लो मिड पॉइंट है x1 y1, तो उस कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखते थे? फॉर्मूला क्या था? एनीवन याद है? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड, मिड पॉइंट दिया हो तो फॉर्मूला क्या था? नहीं नहीं बात। याद है कि नहीं याद है? टी दोबारा इक्वल बता दो। टू S1, रट लो इसको। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू S1। ध्यान रखना, किसी भी पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, सबके लिए यही फॉर्मूला है। टी निकालने का तरीका क्या होता है? इक्वेशन टी की इक्वेशन निकालने का तरीका क्या होता है? एक्स स्क्वायर कर, ओरिजिनल कर की इक्वेशन में जहां जहां पे भी एक्स स्क्वायर है उसकी जगह लिख दोगे एक्स x1, x1 y1 ये पॉइंट है। वाई स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा वाई y1 से, एक्स की जगह रिप्लेस हो जाएगा एक्स प्लस x1/2, वाई की जगह रिप्लेस हो जाएगा वाई प्लस y1/2 से, कांस्टेंट टर्म एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये इससे टी की इक्वेशन आएगी। और S1 निकालने के लिए बस सिंपली कर्व में x की जगह x1, y की जगह y1 आ जाएगा। कर्व के अंदर जहां पे भी x है उसकी जगह x1, जहां पे भी y है उसकी जगह y1, इससे आपको S1 पता चल जाएगा। x1 y1 क्या है? मिड पॉइंट, जो पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में आप सब कुछ कर रहे हो, तो वो आपका x1 y1 है। जैसे यहाँ पे मिड पॉइंट क्या है, ये तो आपका ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। ये आपका कर्व है S, जिसमें आपको सब कुछ रिप्लेस करना है। ये आपका कर्व है S। ठीक है, तो सबसे पहले सब लोग t इक्वल टू S1 की इक्वेशन लिखो। तो सबसे पहले t की इक्वेशन जनरेट करो यहाँ से। t की इक्वेशन क्या होगी, और फिर पता करो S1 कितना होगा। एवरीवन ट्राई कर लोगे आप? बोलो। Yes, sir. t करो कोशिश, t और S1 की वैल्यू पता करो। ट्राई जरूर करना एक बार, गलत होगा चलेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट एक्चुअली में। अगली बार अगर क्वेश्चन आता है कॉर्ड बाइसेक्टेड का, तो ध्यान रखना किसी के लिए भी फॉर्मूला यही लगेगा, T इक्वल टू S1। एक बार क्रॉस चेक कर लो। T को मैं लिख रहा हूं अब, तो जहां पे भी एक्स स्क्वायर था उसकी जगह क्या आ जाएगा? अभी बताया था x x1,
वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा y1 10 एज इट इज, x की जगह क्या आ जाएगा x प्लस x1/2, y की जगह आ जाएगा y प्लस y1/2, कांस्टेंट टर्म एज इट इज इक्वल टू 0। अब बस x1 y1 की वैल्यू पुटअप कर दो, x1 की जगह -7/2, y1 की जगह -5/2, तो आपका t का जनरेट हो जाएगा इक्वेशन। x1 की जगह क्या आ जाएगा -7/2, तो -7x/2 -5y/2, y1 की जगह -5/2। यहाँ पे ये 10 2 से कट जाएगा तो 2x माइनस 7/2 प्लस 8 की जगह 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 4y माइनस 5/2 इक्वल टू 23। यहां तक समझ में आया सबको एवरीवन? टी लिखा है सिर्फ, टी कैसे लिखा है जैसा अभी सिखाया था, एक्स स्क्वायर की जगह से। अब ये एक लीनियर इक्वेशन आएगी, वैसे भी लाइन होती है तो एक लीनियर इक्वेशन आएगी, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो फटाफट। तो -7x/2 एक्स की टर्म यहां से आएगी और एक एक्स की टर्म यहां से आएगी, क्या आएगी प्लस का 5x, y की टर्म में -5y/2 और एक y की टर्म यहां से आएगी प्लस का 4y, और कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी आएगी 23, यहां से माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 35/2, और यहां से आपका कितना आएगा 5/2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10 उधर जाके +10 हो जाएगा। कैलकुलेशन एक बार बस चेक कर लेना। तो टी की इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, एलसीएम ले लोगे यहाँ पे तो आएगा 3x/2, यहाँ पे एलसीएम आएगा 3y/2 इक्वल टू, ये पता करो कितना आ रहा है, एक बार पता कर लो जल्दी से, और ये भी बता देना S1 कितना आ रहा है। कितना आ रहा है कांस्टेंट टर्म इधर, चेक कर लो एक बार जल्दी से। 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कॉमन, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार जल्दी से, सही है कि नहीं। ठीक लग रहा है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू, x प्लस वाई कितना आ जाएगा 101 डिवाइड बाई 3, सही है, आया ना, बोलो 101 डिवाइड बाई 3। तो ये आपकी आ गई टी की इक्वेशन। तो टी फाइनली टी क्या बनेगा, 101 को इधर भेज दो या फिर 3 को उधर भेज देना, सॉरी, तो टी आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 3 को अगर इधर भेज दोगे 3x प्लस 3y माइनस 101, ध्यान रखना ये पूरी इक्वेशन है, ठीक है, ये टी आया आपका। अब S1 पता करने के लिए इस पूरे कर्व में x की जगह x1 y की जगह y1, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका वो भी सीखूंगा मैं ज्योमेट्रिकली। ये वाला तरीका इसलिए बता दिया है क्योंकि ये सब जगह एप्लीकेबल है, चाहे पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, ये वाला तरीका आपका सब जगह एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे सर्कल है तो इस सर्कल के केस में x को करने का एक तरीका और भी है। तो S1 क्या आ जाएगा, जहां जहां भी x उसकी जगह x1 -7/2 का होल स्क्वायर -5/2 का होल स्क्वायर
प्लस 10 इंटू -7/2 प्लस 8 इंटू -5/2 -23। तो यहां से आपके पास S1 की एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, पता कर लो अगर कितनी आ रही है। अब t इक्वल टू S1 कर दोगे तो आपके पास इस कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी, और वो कॉर्ड की इक्वेशन आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है इसके टर्म्स में। ठीक है, तो यहां से t इक्वल टू S1 से जो इक्वेशन आएगी और ये इक्वेशन दोनों सेम है। अगर दो इक्वेशन सेम है तो आप A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 करोगे तो वहां से ABC आएगा। क्या समझ में आ रहा है? बोलो। ये ठीक है, एक तरीका ये है, और ये स्टैंडर्ड तरीका है, मतलब किसी भी कर्व के लिए एप्लीकेबल है। सर्कल के केस में एक तरीका और अपना सकते थे, देखते उससे जुगाड़ बन रहा है क्या। यहाँ पे जैसे सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन पता है, मतलब सेंटर पता है, तो बताओ इसका सेंटर कितना होगा। ध्यान से देख के बताओ इस सर्कल का सेंटर। सेंटर तो पता करना आता है कि वो भी नहीं आता है? इस सर्कल की इक्वेशन का इसका सेंटर कितना होगा सर्कल का? -5, सेंटर कैसे पता करते हैं? एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं, वाई के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके साइन चेंज करते हैं, तो जाएगा -5, -4। ये सेंटर होता है, आपको इतना पता होना चाहिए। 7/2, -5/2 ये आपका कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया हुआ है, और तो ये सेंटर है, कॉर्ड का मिड पॉइंट है। कॉर्ड की इक्वेशन आपको दी हुई है ax प्लस by प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर इस कॉर्ड की इक्वेशन लिख दो तो काम बन जाएगा। अब कॉर्ड की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे पॉइंट और स्लोप चाहिए, तो पॉइंट तो ऑलरेडी पता है, अगर स्लोप आ जाए तो भी काम बन जाएगा। इस कॉर्ड का अगर स्लोप निकाल लो तो मेरा जल्दी से काम हो जाएगा। तो स्लोप निकालने के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड तरीका क्या अपना सकते हैं कि मुझे पता है सेंटर से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो वो मिड पॉइंट पे ही जाता है। सेंटर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो यहाँ से सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो यहीं पे M से ही मीट करेगा। तो ये लाइन और ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप अगर M1 है और इसका स्लोप अगर M2 है तो M1 M2 -1 हो जाएगा, है ना। तो स्लोप ऑफ C1, स्लोप ऑफ CM का स्लोप कितना हो जाएगा? M1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहां से M1 आ जाएगा। M2 निकालने के लिए वापस कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करोगे? M1 M2 -1। M1 पता है, M2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। कॉर्ड की जैसे इक्वेशन है फिर वापस वही कंपेयर कर लेना, दोनों कॉर्ड को क्या कर लेना? कंपेयर कर लेना। क्लियर है? तो दूसरा तरीका है ये, लेकिन सर्कल के केस में ही हो पाएगा, पैराबोला इलिप्स में नहीं हो पाएगा। पैराबोला इलिप्स और हाइपरबोला में आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा जो यहाँ पे बताया। तो दोनों तरीके ध्यान रखना। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डिटेल में डिस्कस किया है क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि टेंजेंट जब से डिलीट हुआ है ज्यादातर क्वेश्चन कॉर्ड पे ही आ रहे हैं। तो या तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पे क्वेश्चन आएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन भी लिख लो अपने अपने कॉपी में, याद नहीं हो तो। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू S1, सॉरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन होती है T इक्वल टू 0, लिख लो कॉपी में। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल पॉइंट्स अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो जहां पे सर्कल को टच करेगी, फिर उस पॉइंट से अगर कॉर्ड बनती है उसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन है T इक्वल टू 0, ठीक है, तो वो भी लिख लो। और कॉर्ड बाइसेक्टेड की T इक्वल टू S1। जैसे बस हल्का सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, मान लो सर्कल है या पैराबोला या इलिप्स है, कुछ भी है, यहाँ पे आपका जो पॉइंट होगा वो एक्सटर्नल होगा, मतलब जो पॉइंट P x1, y1 होगा वो यहाँ पे होगा, एक्सटर्नल टू द सर्कल। अब यहां से अगर आप मान लो दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो सर्कल को या कर्व को, वो दोनों टेंजेंट सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है, तो उन दोनों पॉइंट के से जो बनने वाली कॉर्ड है उसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है सिंपली T इक्वल टू 0, और आपको पता है T कैसे निकालते हैं। इस बार x1 y1 ये वाला पॉइंट है, और कॉर्ड बाइसेक्टेड का भी आपको पता ही है T इक्वल टू S1। तो दो फॉर्मूला याद रखना। अब एक क्वेश्चन आपको स्टैटिस्टिक्स से भी आया था, सॉरी ये टाइप्स ऑफ रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। R is a relation defined on the set Z of all integer, this is divisible by this, ये हुआ था।
यस सर। ठीक है, तो ये पता नहीं मुझे टफ था कि इजी था, लेकिन ये आई थिंक डुएबल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना चाहिए था। क्लियर है? कर लोगे सॉल्व? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका आया था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जो कि क्लास में ऑलरेडी कवर हो गया था, तो वो भी आपका डुएबल क्वेश्चन था, जो आपको करना चाहिए था। इवन पावर वाला याद आ रहा है? किया था आप लोगों ने? यस सर। इवन पावर पे बेस्ड क्वेश्चन आया, तो मैंने क्लास में ऑलरेडी वो वेराइटी बता रखी है, ये वाला। जब भी ऊपर नीचे इवन पावर हो, और मैंने इस पे 3 क्वेश्चन कराए थे आपको, तो सबसे पहले क्या करोगे, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये क्रिएट हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या क्रिएट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाई एक्स स्क्वायर। अब जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है वो किसका डिफरेंशिएशन है, उसको नीचे क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो न्यूमरेटर में चीज गिवन है वो किसका डिफरेंशिएशन, किसको मैं डिफरेंशिएट करूं ताकि मेरे पास 1 प्लस 4x बाई एक्स स्क्वायर आ जाए, किसका डिफरेंशिएशन है? 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है? 1 किसका होता है? x का। 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है? x का। और 4 बाई एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है? -1 बाय एक्स, -4 बाय एक्स। 4 बाई एक्स। 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। तो x माइनस 4 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या क्रिएट करना पड़ेगा, x माइनस 4 बाई एक्स। डिनोमिनेटर में क्या क्रिएट करना पड़ेगा, x माइनस 4 बाई एक्स। तो ऊपर ऐसा कैसे रहने दो ताकि ये पूरा dt में चला जाए, और डिनोमिनेटर में क्या क्रिएट करो, x माइनस 4 बाई एक्स। तो x माइनस 4 बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब जब इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म ऑलरेडी है, एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगा, -2ab। लेकिन -2ab मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे प्लस का 2ab करना पड़ेगा, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखो इसको सिंप्लीफाई करने पे यही वाला पार्ट आएगा। तो न्यूमरेटर में मुझे क्या दिया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। चेक कर लेना। अब इसको आप टी मान लोगे, x माइनस 4 बाई एक्स को क्या मान लेंगे, t। तो मेरा क्वेश्चन अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर पूरा dt में चला जाएगा, ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 8, है ना। और ये तो बहुत आसान हो गया आपके लिए इंटीग्रेट करना। टी स्क्वायर प्लस 8 मतलब 2√2 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, x मतलब t बाई ए, और t की जगह वापस रिप्लेस कर दोगे ये। ठीक है, तो क्वेश्चन ये वाला आसान था। तो 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे थे ही सही, कम से कम अभी तक जितने हमने किए उसमें से, जो डायरेक्ट क्लास बेस्ड क्वेश्चन थे। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं सर। ठीक है। एक आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन आया था, कर पाए थे आप वो क्वेश्चन? एक बार मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सिस्टम ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन था जिसमें आई थिंक ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉड्यूलस दोनों इन्वॉल्व थे। ये वाला क्वेश्चन हुआ था। यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड मॉड्यूलस ऑफ द x, एंड आपको 3 इक्वेशन गिवन है, 2x प्लस 3 मॉड y प्लस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z इक्वल टू 0 प्लस दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। अब इसका क्या किस तरह का सॉल्यूशन होगा, यूनिक, इनफाइनाइट या फाइनाइट या नो, ये 4 तरह के ऑप्शन दिए थे। करा था आपने एग्जाम में, कैसे किया था? सर जो हमारे पास लास्ट इक्वेशन है उसमें से मैंने ना सब्ट्रैक्ट कर दिया था फर्स्ट को सेकंड को थर्ड में से, तो उससे हमारे पास मॉड्यूलर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z में ना इक्वेशन आ गई थी। वेरी गुड, देखो सही है,
सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन यही था, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 आपको बहुत कॉमन दिए हुए थे। ध्यान से देखो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन, वहां पे एक्स और वाई की टर्म लगभग सेम है एवरीवन। ये ऑब्जर्वेशन था एक्चुअली, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन। आपको यही ऑब्जर्व करना था कि इक्वेशन नंबर, देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बेसिकली करते क्या है, हम तीन इक्वेशन को सॉल्व ही तो करते हैं। तीन इक्वेशन को सॉल्व करके क्या था, किस तरह के सॉल्यूशन आ रहे हैं वो हमको प्रिडिक्ट करना रहता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट और सेकेंड टर्म आपका सेम है ना। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में फर्स्ट और सेकेंड टर्म सेम है, तो इन दोनों को आप ऐड सब्सट्रैक्ट कर लो, सब्सट्रैक्ट ही करोगे एक्चुअली में। ये मान लो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या टर्म बन रहा है, -3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ रही, -1 आ रही थी क्या, बोलो, यस सर। है ना। तो यहां से आपका एक चीज है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जेड आपका -1 है। तो यहाँ से आप बोलोगे कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर जेड -1 है तो जेड की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, याद करो, ये तो सिखा रखा है। जेड की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, सर -1 से 0। -1 से 0, याद आ रहा है, इसको ऐसा कैसा लिख देते थे, इसमें +1 ऐड कर देते थे, हाँ है ना। तो जेड की तो एक रेंज आ गई, क्या -1 से 0 में कुछ भी रखो। इन दोनों इक्वेशन नंबर, यहां से मैंने ये डाल दी। अच्छा, यहां से एक चीज पता चल गई, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ की वैल्यू अगर -1 रख दें, ये हमने किसको सॉल्व किया, सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करने पे आया। अब किसी एक इक्वेशन को और सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लें। आपने क्या किया था इसके बाद, सर इसके बाद जब हम वॉट ऑफ जेड की जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो सेकंड और थर्ड तो सेम ही बन जाएंगी, तो हाँ, सेम तो सॉल्व कर लेंगे उसके बाद फिर, और जेड में जो है ना इन्फिनेटली हम डाल सकते हैं हाँ, -1 से फर्स्ट 0 और की सेकंड को भी एक बार क्रॉस चेक करके देख लेना, कभी नो सॉल्यूशन का केस ना बन जाए बस, क्योंकि हो सकता है कि दो प्लेन आपके पैरेलल हो, तीसरा इंटरसेक्टिंग हो, तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड को भी सॉल्व कर लें एक बार। तो क्या आ जाएगा, 2x + 3 mod y और इक्वल टू 5, है ना। और ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, सेकेंड वाली, x + mod y, यहाँ पे -1 रखोगे तो कितना आएगा, ये 2, उधर जाके 2 हो जाएगा, यही बन रहा है, और यहाँ पे भी यही बनेगा, है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करके पता करो x और y कितना आ रहा है, फिर आपको वहां से आइडिया लग जाएगा कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, फाइनाइट सॉल्यूशन। फाइनाइट तो खैर शायद ही होगा, यूनिक या नो में से होगा, सॉरी यूनिक या इनफाइनाइट या नो में से होगा, सर या वाई और इनफाइनाइट। एक्स और वाई की वैल्यू दोनों वैल्यू 1 आ रही है। इसको सॉल्व करके x और y बना रहा था, यस सर, दोनों ही, और मॉड वाई तो वाई की वैल्यू -1 + 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 आ रही है और इनको सॉल्व करके मॉड y आपका 1 आ रहा है, ये आ रहा था, यस ठीक है। सर। तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू +-1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जेड की वैल्यू ये, तो यहां से आपके पास क्या आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हाँ है ना। क्लियर हो गया सबको, जेड, क्योंकि जेड की तो रेंज है, जेड -1 से 0 में कुछ भी आ सकता है, तो बहुत सारी वैल्यूज आ जाएगी, तो आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, कि डेसिमल में भी तो आएंगे बहुत सारे, क्लियर है। यस ठीक है, देखो दिखने में अजीब था क्वेश्चन, लेकिन कोशिश एक बार वो करनी चाहिए थी आपको। थोड़े से बहुत कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जो हो सकता है दिखने में पहली बार दिखे, लेकिन ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही आएगा, कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो अपने मर्जी से। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया सबको, यस सर। ओके। तो ये लगभग 7-8 क्वेश्चन तो हमने ऐसे कर लिए जो हम क्लास में भी कवर हुए ऑलरेडी, और ये ध्यान रखना जो मैंने बताया मिड पॉइंट वाला, ठीक है। चलो, एक स्ट्रेट लाइन का भी एक क्वेश्चन आया था जो कि शायद डुएबल था, एक बार वो ट्राई कर लेते हैं।
एक बार ये क्वेश्चन पढ़ना। क्या ये क्वेश्चन करा था आप लोगों ने एग्जाम में ट्राई? ठीक है, ऐसा मत सोचा करो कि स्ट्रेट लाइन पढ़ानी है तो छोड़ ही दिया देखते से, एटलीस्ट अटेम्प्ट करा करो, बहुत सी बार हो जाते हैं क्वेश्चन, इजी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन एल, अब लाइन एल के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की बात हो रही, तो बताओ लाइन एल को क्या अज्यूम करें? बोलो, इंटरसेप्ट फॉर्म तो पता ही होगा ना लाइन का। सर x बाय प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1। हाँ, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, पता है सबको। एक्स इंटरसेप्ट अगर ए हो, वाई इंटरसेप्ट अगर बी हो, तो लाइन की इक्वेशन ऐसे पता कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो नॉर्मल अज्यूम कर लेना फिर। लेकिन यहाँ पे फायदा क्या होगा, अननोन दो ही रहेंगे, ए और बी। दूसरा क्या है फिर, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। या फिर तीसरा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1। तो मान लो लाइन एल की इक्वेशन ये अज्यूम कर ली। अब जो क्वेश्चन में कंडीशन की मैंने पता कर लो। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज डबल द दैट ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ दिस। अब इसका एक्स इंटरसेप्ट कैसे पता करेंगे? इसका एक्स इंटरसेप्ट पता करने का तरीका क्या है? देखो, एक्स इंटरसेप्ट पता करने के दो तरीके, वाई को 0 रखो तो एक्स इंटरसेप्ट पता चल जाएगा। इसका एक्स इंटरसेप्ट पता कर लो कितना आ रहा है। एक्स इंटरसेप्ट पता करने के लिए क्या करेंगे, वाई को 0 रख देंगे। तो वाई 0 रखोगे तो एक्स कितना आ जाएगा, 4, है ना। और इसका वाई इंटरसेप्ट पता करने के लिए एक्स को 0 रख देना। तो एक्स को 0 रखो तो वाई कितना आ जाएगा, 3। क्लियर है? तो क्वेश्चन के हिसाब से लाइन एल का जो एक्स इंटरसेप्ट है, दैट इज ए, लाइन एल का एक्स इंटरसेप्ट कितना, ए, इज डबल ऑफ द उस लाइन का। तो यहां से ए की वैल्यू 8 आ गई। और सेकेंड, वाई इंटरसेप्ट मतलब बी इज हाफ ऑफ द वाई इंटरसेप्ट। इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, 3। तो बी की वैल्यू 3/2 आ गई। इस लाइन का स्लोप पूछा था। अच्छा, अगर लाइन की इक्वेशन ये है तो स्लोप कैसे निकालोगे? अगर लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, इसका स्लोप कैसे पता करेंगे? तो स्लोप पता करने का तरीका क्या है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। डेरिवेटिव भी कर सकते हो, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो भी स्लोप आ जाएगा। और जनरल इक्वेशन का स्लोप कैसे होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का स्लोप कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1/a, वाई का कोफिशिएंट कितना है, 1/b, तो स्लोप कितना आएगा, माइनस ऑफ b बाई ए। तो इससे देखो आंसर आ रहा है क्या? माइनस ऑफ b बाई ए। क्लियर हो गया? देखो कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन था ये। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग करके आए थे एग्जाम में इसको, बोलो कि पढ़ा ही नहीं था, किया था ये? किया था सर। यस सर। ठीक है, अब देखो आप, ये एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है इस पेपर डिस्कशन में कि ऐसे क्वेश्चन जो कि काफी आसान थे एक्चुअली, थोड़ा बहुत भी अगर आप दिमाग लगाते तो करने लायक क्वेश्चन थे। देखते सी बस छोड़ मत दिया करो कि स्ट्रेट लाइन है तो छोड़ दिया, एटलीस्ट ट्राई किया करो। ट्राई करोगे तो अपने आप क्वेश्चन बनेगा। ओके, और एक क्वेश्चन और आया था जो कि काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था, एक सेकेंड। चलो एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया था, आप लोग कर पाए थे वो? थोड़ा नया क्वेश्चन था।
पढ़ लेते। पढ़ो। We alternately toss a fair die and a fair coin until I either toss a head or throw a two. If I toss a coin first, the probability that I throw two before I toss this a head is. क्वेश्चन की बस लैंग्वेज में घुमाया है, अगर लैंग्वेज समझ के रिलेट कर लोगे तो हो जाएगा। I alternately throw a fair coin and a fair die, मतलब जैसे कॉइन उछाला फिर डाई थ्रो किया, फिर कॉइन उछाला फिर डाई थ्रो किया, या फिर डाई थ्रो किया फिर कॉइन उछाला, ऐसे अल्टरनेट करते हैं एक के बाद एक, है ना। अंटिल आई, कब तक थ्रो करूंगा, जब तक मुझे हेड मिल जाए या फिर टू आ जाए, या तो हेड आ जाए या फिर टू आ जाए, ठीक है। आप चाहो तो सैंपल स्पेस थोड़ा सोच सकते हो कि सैंपल स्पेस क्या होगा। इफ आई, ये गिवन क्या है, क्या गिवन डेटा है, इफ आई टॉस द कॉइन फर्स्ट, मतलब आप पहले कॉइन को उछाल रहे, गिवन है। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी दैट आई थ्रो टू बिफोर आई टॉसेस अ हेड, मतलब मुझे पहले टू मिल जाता है, हेड आने से पहले ही टू मिल जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब इवेंट्स को डिफाइन करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर इवेंट्स ढंग से डिफाइन कर लिए फिर लॉजिक भी बैठ जाएगा कि क्या पूछा गया। थोड़े से क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में आते ही है ऐसे, आपको मैंने क्लास में भी बताया तो कुछ वेराइटी जिसमें इवेंट्स को ढंग से डिफाइन करने इंपॉर्टेंट है। करो कोशिश, थोड़ा सा देखो गिवन डेटा क्या है, वो क्या पूछा गया है, वो क्या इवेंट डिफाइन हो सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, ऐसा कुछ लॉजिक लगेगा क्या यहाँ पे, और एक्सपेरिमेंट क्या है। इवेंट्स डिफाइन कर लो फिर अपना आप समझ में आ जाएगा। पहले सैंपल स्पेस डिफाइन करो तो उससे लॉजिक बैठ जाएगा शायद। या फिर आप ये सोचो कि आपको जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो तक कब आएगा, कब क्या क्या फेवरेट, मतलब कैसे कैसे केसेस बन सकते हैं जब आपका इवेंट जिसके आपकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो बने। देखो देखो गेम क्या है समझ में आ गया, एक डाई और एक कॉइन को उछालते जाते हैं जब तक कि हेड या टू ना आ जाए, अगर हेड या टू आ गए तो हम रुक जाएंगे,
है ना। और आपको क्या पूछिए, प्रोबेबिलिटी दैट 2 कम्स बिफोर द हेड। तो बताओ इसमें क्या क्या फेवरेबल आउटकम बनेंगे, 2 पहले आ जाए फिर हेड है ना। और आपने उछाला कॉइन से, ये भी दिया होगा, कॉइन से स्टार्ट किया है। तो मान लो आपने कॉइन को उछाला, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। टेल आने के बाद 2 आ जाए, है ना। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, बोलो समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर पहले हेड आ गया तो फिर आप आगे परफॉर्म ही नहीं करोगे। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि मान लो अपने टेल सॉरी कॉइन उछाला, टेल आया, टेल आया, फिर आपने डाइस को थ्रो किया और 2 के अलावा कुछ और आ गया, 2 के अलावा कुछ और आ गया, फिर आपने वापस कॉइन को उछाला, फिर आपका टेल आया और फिर आपका 2 आ जाए, है ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। गेम क्या है, आप एक कॉइन को और एक डाई को अल्टरनेट उछालते जाते हो जब तक कि आपके पास हेड या 2 ना आ जाए। अगर हेड आ गया तो गेम स्टॉप हो जाएगा, 2 आया तो भी गेम स्टॉप हो जाएगा। कॉइन से स्टार्ट करते हैं हम गेम अपना, तो कॉइन से स्टार्ट कर दिया मैंने। तो प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है कि मैं हेड 2 आने पे जीतू, मतलब 2 पहले आ जाए और हेड बाद में आए, है ना। हेड के पहले ही मेरा 2 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब हेड के आने से पहले 2 आ जाना चाहिए। अब तीसरा क्या बनेगा, मान लो 2 कॉइन उछाला, फिर 2 नहीं आया, फिर कॉइन उछाला, फिर 2 नहीं आया, फिर कॉइन उछाला, टी आया और फिर 2 आ गया। इस तरह से चीजें आगे बढ़ती जाएगी। समझ में आ रहा है, बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आया। हेलो, यस सर। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, जवाब दो, नहीं तो क्लास एंड करो, लीव कर जाओ। अगर हाँ या ना जवाब देने में भी दिक्कत है, आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका समझ में नहीं आता मतलब क्या है। समझ में आ रहा है तो हाँ बोलना, नहीं आ रहा है तो ना बोलना है। 3 बार पूछ ले एक ही चीज, मैं करूंगा ही नहीं क्वेश्चन। मत आया करो क्लास में तुम, रिकॉर्डिंग देख लेना बी बैच की। इतना सा नहीं समझ में आ रहा है कि एक जवाब दे सकते हैं। ऑलरेडी मेरी एक चौथी क्लास है 11th के साथ साथ, खांसी अलग हो रही है, और मैं आपको जब पढ़ा रहा हूँ फिर भी आप लोगों को जवाब देने में शर्म आ रही है। ऐसे करने पे ना टीचर का डिमोटिवेशन, अगली क्लास में क्वेश्चन ही कम लेके आए। टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, पहली चीज। अगेन टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 2 के ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। सेम यहाँ पे वापिस हो जाएगा 1/2, 2 के ना आने की 5/6, फिर 1/2, फिर 5/6, फिर 1/2 और 1/6। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये एक इनफाइनाइट जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म ये हो गया। फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है, 1/2 और 1/6, और कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, ये टर्म हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो इसमें वापस से ये वाला टर्म मल्टीप्लाई हुआ है। इट्स एन इनफाइनाइट जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी होता है a/1 - r। ए कितना है, फर्स्ट टर्म, अपॉन 1 - r, r है 5/6 इंटू 1/2। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाए। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेना। थैंक यू। गुड नाइट सर।